प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है। क्या कहता है कि आपके पास हर प्रश्न की तरह इस प्रश्न में भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बीसीडी के रूप में, और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन है। एक कमेंट ले लेते हैं, अभी सर क्लासेस करेंगे, सर प्लीज क्लास का टाइम बताइए। इस क्लास का टाइम जो है वह रात 12 बजे से 2 बजे तक का है। और किस क्लास का टाइम आप पूछ रहे हैं, एक बार यूट्यूब का सेशन चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि टाइम क्या है कि नहीं। आबिद, इस क्लास का टाइम जो है वह 12 बजे से है। सर ये सब क्वेश्चन कहां से लाते हैं आप? ये सब क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी जरूरी है। आप किसी भी वनडे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये सारे प्रश्न जो सेशन में करवाए जा रहे हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह आज ग्रेनाइट, आकांक्षा वर्मा एक क्लास रात भर चलता है। जो ऑफिसर्स एकेडमी ने एक पहल करी है 24x7 का, जिसमें 24 घंटे आकांक्षा जो क्लास है वह चलता है। हर घंटे एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत एक नया एडुकेटर करते हैं। इस सेशन का जो समय है वह रात 12 बजे से 2 बजे तक का है। तो सेशन के साथ जुड़िए और पढ़ाई को रफ्तार दीजिए, कलम को घीसिए। चलिए, तो आग्नेय चट्टान कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए ग्रेनाइट, बी एस्लेट, सी संगमरमर और डी चुना पत्थर। साथ ही जब आग्नेय चट्टान की बात करते हैं तो ग्रेनाइट जो है यह आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय में भी कौन सा चट्टान है? वो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है, इस बात को साथी याद रखिएगा। साथी जब बात करते हैं स्लेट की, किसकी बात करते हैं कि स्लेट कौन सा चट्टान है? तो स्लेट जो है साथी यह रूपांतरित चट्टान है। यह कौन सा चट्टान है? रूपांतरित, इस बात को याद रखिएगा, रूपांतरित चट्टान है। साथ ही जब किसकी बात करते हैं, चूना पत्थर की बात करते हैं, तो चूना पत्थर कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान है। कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान है। साथ ही इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? साथ ही जब भी प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री से आता है यानी प्राचीन भारत से आता है और आपका चैप्टर वैदिक होता है ना, और वेदों से प्रश्न पूछे जा रहे हो, तो उस समय ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है। कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है? तो प्रश्न क्या कहता है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? कहने का साफ मतलब है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो साथी जो ऋग्वेद का उपवेद है वह आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। इस बात को साथी याद रखिएगा। इस बात को साथी क्या करिएगा? याद रखिएगा। साथ ही जब शिल्प वेद की बात करते हैं, पूरा देख लेते हैं, जब शिल्प वेद की बात करते हैं तो शिल्प वेद को किसका उपवेद है? अथर्ववेद का उपवेद है। किसका उपवेद है? अथर्ववेद का उपवेद है। साथ ही जब बात करते हैं गंधर्व वेद की तो यह सामवेद, यह किसका है? सामवेद का उपवेद है। साथ ही इस बात को भी याद रखिएगा। साथ ही जब बात करते हैं धनुर्वेद का तो यह किसका उपवेद है? यह यजुर्वेद का। किसका उपवेद है साथी? यजुर्वेद का जो है, यजुर्वेद का क्या है? उपवेद है। साथ ही इस बात को भी याद रखिएगा और बिल्कुल इस चीज को क्या करिएगा? रट जाइएगा, है ना, भूलिएगा नहीं, क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं और वहां आपको चूक नहीं करना है ना, क्योंकि जब तक आते हुए प्रश्नों को परीक्षा में आप गलत करके आते रहेंगे तब तक रिजल्ट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? और ऐसा आपने भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं को दिया होगा और आप क्या करते हैं कि जैसे ही परीक्षा में प्रश्न पत्र को पढ़ रहे होते हैं, आप जल्दबाजी में गलत आंसर दे देते हैं। ओएमआर सीट में गलत आंसर क्या करते हैं? फिल कर देते हैं। जैसे ही परीक्षा भवन से बाहर आते हैं, आप पेपर को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो मुझे आ रहा था और इसका आंसर हमने गलत दे दिया, है ना। तो इस बात को साथी क्या करिएगा? इस बात को साथी ध्यान रखिएगा कि आते हुए प्रश्नों को क्या करना है? आते हुए प्रश्नों को गलत नहीं करना है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं साथी, और अगला प्रश्न आपके सामने है। उसके पहले बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में पीजीटी के लिए भी जो बैच है वह शुरू हो चुका है, जिसमें आपको जीएस के साथ आपके सब्जेक्ट भी मिलने वाले हैं। किसके लिए? पीजीटी के लिए। सब्जेक्ट क्या क्या मिलने वाला है? सब्जेक्ट मिलने वाला है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पोल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, है ना, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। इस कोर्स के साथ आपको लाइव प्लस क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा। इतना सारा चीज मिलने वाला है। जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। किसके साथ? एनसीईआरटी के साथ।
हर कोर्स जो है एनसीईआरटी के साथ पढ़ाया जा रहा है, बदलते हुए परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए, है ना। और इसमें 15 टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है, कितने रुपए में? मात्र 999 रुपए में। साथ ही इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या है कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। जो राजा हर्ष थे, है ना, राजा हर्ष, इन्होंने अपनी राजधानी कहां पे स्थानांतरित करी थी? आपके ऑप्शन है, ए है थानेश्वर कन्नौज, बी है दिल्ली देवनगरी, सी कंबोज कन्नौज और डी वलाभी दिल्ली। कहां पे इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करी थी? एक बार नाम लिखिए सर, मेरा लाइव है कि नहीं। रामजी मंडल कह रहे हैं कि सर एक बार नाम लिखिए। देखिए बाबू, सेशन के साथ जुड़े रहिए, जो भी क्लास चल रहा है लाइव चल रहा है, जो भी क्लास चल रहा है। रामजी मंडल बाबू, लाइव क्लास चल रहा है, सेशन आपको अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है तो सेशन के साथ जुड़िए और पढ़ाई करिए, है ना। बहुत अच्छे से बाबू पढ़ाई करिए, सफलता तभी मिलेगी, है ना। बात समझ रहे हैं ना। इस प्रश्न का सही आंसर साथी होगा थानेश्वर कन्नौज। इन्होंने, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था, इस बात को साथी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस राजा ने ओडिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था? किस शिलालेख का साथी? हाथी गुफा, हाथी गुफा शिलालेख। इस बात को साथी याद रखिएगा कि इसको उत्कीर्ण किसने करवाया था? कहां पे? उड़ीसा, उड़ीसा के भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी साथी कहां है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, कुछ मील की दूरी पर उदयगिरी की पहाड़ियों में, कहां की पहाड़ी में? उदयगिरी के पहाड़ी में जो शिलालेख उत्कीर्ण करवाया गया, वह शिलालेख कौन सा था? हाथी गुफा। कौन सा शिलालेख था साथी? हाथी गुफा, हाथी गुफा। और प्रश्न कहता है कि किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है गालवेय ने, बी खारवेल ने, सी शोभना राजा ने और डी वादुका ने। साथ ही इस प्रश्न का सही आंसर है खारवेल ने, खारवेल ने। किसने? खारवेल ने। अब एक प्रश्न यह भी आता है कि खारवेल कहां के राजा थे? तो कलिंग नरेश, कलिंग नरेश, कलिंग नरेश खारवेल ने। इस बात को साथ ही याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था? हाथी गुफा जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, शिलालेख प्राप्त हुआ है, उसको उत्कीर्ण करवाया था। साथ ही परीक्षा में एक चीज यह भी आता है ना, कि प्रश्न यह भी आ सकता है यहां से कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस स्थान से है, कहां के शासक से था। तो इस बात को याद रखिएगा, पूरे कहानी को, पूरे कंसेप्ट को याद रखिएगा, तो आंसर देना बिल्कुल आपके लिए सहज होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? किस वंश की बात कर रहा है साथी? कुषाण वंश की बात कर रहा है कि वह कौन सा शासक था जो कुषाण वंश से था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिलोंग टू कुषाण डायनेस्टी, है ना। ए ऑप्शन क्या है? कड़फिसेश, बी विक्रमादित्य, सी पुष्यमित्र और डी दंती दुर्ग। साथ ही कुषाण वंश से जो शासक थे, है ना, वह कड़विशेष। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का साथी सही आंसर है। विक्रमादित्य की जब बात करते हैं तो विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। जब पुष्यमित्र की बात करते हैं तो यह किस वंश से संबंधित है साथी? शुंग वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? शुंग वंश से संबंधित है। साथ ही जब शुंग वंश की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में किनके द्वारा किया गया था? 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक थे। इसके अलावा जब पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक नहीं थे, उसके पहले क्या थे? तो यह है मौर्य वंश के अंतिम शासक। कौन? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे साथी? मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ के सेनापति थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग क्या थे? पुष्यमित्र सेनापति थे। और बृहद्रथ हैं जो मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं, जिनका कार्यकाल साथी रहा है 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। इनकी हत्या कर देते हैं। बृहद्रथ की हत्या कौन करते हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए, पुष्यमित्र शुंग करते हैं। इस बात को साथी याद रखिएगा। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इस बात को भी साथी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अब जब दंती दुर्ग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? दंती दुर्ग की बात करते हैं तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट संप्रदाय। इस बात को साथी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथी।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया? किसकी बात करता है? एबीसीडी के रूप में 4 ऑप्शन आपके पास है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है साथी? प्रश्न पूछ रहा है कि वह कौन सा शासक था, वह कौन सा शासक था जिसने क्या किया था? मगध पर शासन नहीं किया था। आपके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है नंद वंश, बी गुप्त वंश, सी शिशुनाग वंश और डी हर्यक है। हर्यक वंश, इसको याद रखिएगा। हर्यक वंश किसने क्या किया था? शासन नहीं किया था। तो साथी गुप्त वंश क्या किया था? इन्होंने जो है शासन नहीं किया था, इन्होंने केवल पाटलिपुत्र पर शासन किया था। किस पर शासन किया था? केवल पाटलिपुत्र पर। ये जो है मगध साम्राज्य पर इन्होंने क्या किया था साथी? शासन नहीं किया था। साथी इस बात को याद रखिएगा। हर्यक है, हर्यक। जेपी यादव चीजों को समझिए, है ना। यहां पे क्या लिखा हुआ है? हर्यक लिखा हुआ है कि नहीं? हर्यक वंश। साथ ही जब नंद वंश की बात करते हैं, नंद वंश की स्थापना की बात करते हैं, तो महापदम नंद द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। जब शिशुनाग वंश की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना शिशुनाग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शिशुनाग द्वारा किया गया था। और जब बात करते हैं हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बिंबिसार द्वारा किया गया था। साथ ही इस बात को भी याद रखिएगा। किसके द्वारा किया गया था? बिंबिसार द्वारा किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न पे चलने के पहले आपको बता दूं कि बिहार की सबसे बड़ी और सफल टीम द ऑफिसर्स एकेडमी बीपीएससी फाउंडेशन के लिए एक नया बैच जो है वह लॉन्च कर रही है। और वह बैच जो है वह शुरू कब से हो रहा है? 24 अप्रैल से। कब से शुरू हो रहा है? 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है। यह बैच बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में यदि आप एसडीएम बनना चाहते हैं, डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए फाउंडेशन बैच है। इसमें आपको प्रीलिम्स की क्लास मिलेगी, मेंस की क्लास। किस भाग का रिक्त स्थान है का एक प्रमुख साम्राज्य था? किसकी बात करते हैं साथी? चालुक्य वंश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चालुक्य वंश की बात करते हैं। तो यह जो था, यह दक्षिणी भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था। कहां का साम्राज्य था? जब भारत की मैप बनाते हैं, एक फ्री हैंड मैप बनाते हैं भारत का, तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहां पे जो है यह चालुक्य वंश की जो है अवस्थिति रहती है, यानी दक्षिणी हिस्से में। किस हिस्से में? दक्षिणी हिस्से में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। साथ ही इस बात को भी याद रखिएगा। साथ ही जब बात करते हैं चालुक्य वंश की, तो इसकी स्थापना 543 ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पुलकेशिन प्रथम द्वारा किया गया था। साथ ही इस बात को भी याद रखिएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। और अब अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? किसकी बात कर रहा है? चोल राजवंश के संस्थापक की बात कर रहा है कि चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। इसका आंसर आपको देना है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, सी जो है वह है विजयालय और डी है राजाराम। और इस प्रश्न का सही आंसर बताना है। किसका संस्थापक की बात कर रहा है? चोल राजवंश की बात कर रहा है। यह भी क्या था? दक्षिण का एक राजवंश था, दक्षिण भारत का। इस बात को साथ ही याद रखिएगा। और इसके जब संस्थापक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? संस्थापक की बात करते हैं, तो इसका जो संस्थापक है वह विजयालय। कौन है? विजयालय है। इस बात को भी साथ ही याद रखिएगा। तेरे को बोला ना इधर दिखाई नहीं देने का, इधर क्या किधर भी नहीं देखने का। अब सुमड़ी में इधर से फक ऑफ हो जा बस। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रकूट वंश की शासक की बात कर रहा है। ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? समुद्रगुप्त है, ध्रुव है, अशोक है और कनिष्क है। साथ ही जब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश के शासक की, तो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वह ध्रुव थे। कौन थे? ध्रुव थे, यानी ऑप्शन बी। साथ ही जब समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त का जो संबंध है यह गुप्त वंश से है। किस वंश से है साथी? गुप्त वंश से है ना। और गुप्त वंश के संस्थापक जो हैं कुमार गुप्त भी, गुप्त वंश में पहले शासक किसका होता था? कुमार गुप्त का होता था। कुमार गुप्त के बाद कौन आते हैं? समुद्रगुप्त आते हैं। कौन आते हैं? समुद्रगुप्त आते हैं। साथ ही इस बात को भी याद रखिएगा। साथ ही अशोक की बात करते हैं तो अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था। साथ ही इस बात को भी याद रखना है। और अपने राज्याभिषेक के
ठीक 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में, कब 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में क्या करते हैं, कलिंग युद्ध में हिस्सा लेते हैं। किस युद्ध में, कलिंग युद्ध में भाग लेते हैं कौन, अशोक। और फिर क्या होता है, कलिंग युद्ध के नरसंहार को देखते हैं। क्या करते हैं, कलिंग युद्ध के नरसंहार को जैसे ही देखते हैं, क्योंकि युद्ध में दोनों तरफ से हजारों हजारों की संख्या में क्या होते हैं, सैनिक मारे जाते हैं। और जब यह स्थिति देखते हैं तो क्या होता है, उनका हृदय द्रवित तो हो जाता है। और उसके बाद वह बौद्ध मिशनरी के साथ क्या करते हैं, अपने पुत्री को, जो कल भी इस बात की हमने चर्चा करी थी कल के सेशन में भी, कि संघमित्रा को और महेंद्र को श्रीलंका भेज देते हैं बौद्ध मिशनरियों के साथ वहां प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इस बात को भी साथ ही याद रखना है, इस बात को भी साथ ही याद रखना है। और जब कनिष्क की बात करते हैं तो साथ ही जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, कौन बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कहां हुई थी, कुंडल वन में हुई थी, कुंडल वन में। और उस समय कौन किसका शासन काल था, कनिष्क का। इस बात को याद रखना है साथी, इस बात को याद रखना है साथी। जो भी लोग सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी साथी सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि दूसरी बौद्ध संगति कहां पर आयोजित हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति कहां पे आयोजित हुई थी। एक बार कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए किसकी बात कर रहे हैं, दूसरी बौद्ध संगति की, दूसरी बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था, इस बात को साथी बताना है। चलिए, बहुत लोगों का सही आंसर है, जेपी यादव का सही जवाब है, अजीत कुमार सही आंसर दे रहे हैं, मनु राय वैशाली, बहुत अच्छा, बहुत लोगों का सही जवाब है। जेपी यादव कालाशोक, जेपी यादव जो है अच्छी जानकारी रखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं, है ना। अभिषेक रॉयल्स वैशाली, रजनीश कुमार, आलोक कुमार, मनीष कुमार मिश्रा। मिलने वाले कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट साम्राज्य के दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी बना। जो दंती दुर्ग थे, जिनकी चर्चा हमने प्रीवियस प्रश्न में करी है, प्रीवियस क्वेश्चन में करी है, इनका संबंध किस वंश से है, किस साम्राज्य से है, तो राष्ट्रकूट, किससे, राष्ट्रकूट से है। और क्या प्रश्न कहता है कि दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कौन बना, और इसका आंसर आपको देना है साथ ही। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण जो प्रथम थे, कौन, कृष्ण प्रथम, यह दंती दुर्ग के क्या बने, उत्तराधिकारी बने। इस बात को साथ ही याद रखिएगा। चलिए सर, आपका क्लास देखकर मेरा नींद भाग गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से क्या करिए, पढ़िए, काफी मेहनत करिए, है ना। सफलता एक दिन निश्चित ही मिलेगी आप सभी को। आपका अगला प्रश्न है कि बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहां थी। जो चालुक्य थे, कौन थे, चालुक्य थे, बादामी उनकी जो राजधानी थी, बादामी, उसके पहले चालुक्यों की राजधानी कहां थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है साथी, उनकी राजधानी जो थी वह एहोल थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, उनकी राजधानी कहां थी, एहोल थी। इस बात को साथी याद रखिएगा। चालुक्य वंश के बारे में, ये दक्षिण भारत का एक साम्राज्य है, इस बात को याद रखिएगा। कहां का साम्राज्य है साथी, दक्षिण भारत का एक साम्राज्य है चालुक्य साम्राज्य। कहां का साम्राज्य है, दक्षिण भारत का एक साम्राज्य है, दक्षिण भारत का। साथ ही इस बात को भी याद रखिएगा, है ना। तो यहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन चीजों पर गौर रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था। कौन, जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी, और किस वंश का, चोल वंश का। किस वंश का साथी, चोल वंश का। वह राजा कौन था, वह राजा कौन था जिसने किस पर विजय प्राप्त करी, श्रीलंका पर। और आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, आपके ऑप्शन है ए कुलोतुंग प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय, और डी विक्रम चोल। और आपको इस प्रश्न का सही आंसर बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इस प्रश्न के सही आंसर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इस प्रश्न के सही आंसर की बात करते हैं साथी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, राजेंद्र प्रथम ने। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, राजेंद्र प्रथम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है
कि 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। किसकी बात कर रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। और साथ ही आप सभी जानते हैं कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह अपने बिहार राज्य में अवस्थित है। कहां अवस्थित है, अपने बिहार राज्य में अवस्थित है। साथ ही एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह बिहार के किस जिले में अवस्थित है, वह बिहार के किस जिले में अवस्थित है। एक बार फटाफट से सभी साथी क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में अवस्थित है। साथ ही जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह 9वीं शताब्दी में, कब, 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया, धर्मपाल द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया साथी, धर्मपाल द्वारा किया गया। इस बात को साथी याद रखिएगा। और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जब भी बिहार स्पेशल से प्रश्न आते हैं तो यहां से प्रश्न जरूर आते हैं, तो इन चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। मनीष कुमार मिश्रा का आंसर है भागलपुर, साक्षी का है भागलपुर, अंकिता गुप्ता का भागलपुर है, जेपी यादव भागलपुर कमेंट करें, कौशल किशोर भारती का भागलपुर है, उमाशंकर यादव का भागलपुर है। बहुत अच्छा, बहुत लोगों का सही आंसर है। सुमित्रा कुमारी का सही आंसर है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्रज्ञा सिंह भागलपुर, बहुत अच्छा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। चलिए, बहुत अच्छा। साथ ही अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। इसमें क्या ऐड कर दिया है, नालंदा विश्वविद्यालय भी ऐड कर दिया है और पूछता है बहुत बड़ा विश्वविद्यालय जो था नालंदा विश्वविद्यालय था, है ना। कौन सा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था। और नालंदा विश्वविद्यालय कोई साथी, नालंदा विश्वविद्यालय और इसके साथ में कौन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये परीक्षा में दोनों में से कई दफा देखा गया है कि परीक्षा में यहां से प्रश्न आए हैं और दोनों के जो संस्थापक हैं वह कौन है, धर्मपाल ही है। वह कौन है, धर्मपाल ही है। तो साथ ही इस बात को भी क्या करिएगा, याद रखिएगा। प्रीति कुमारी जुड़ी हैं, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग है। रजा शर्मा, अंकिता कुमारी, शिखा कोमल, सुमित्रा कुमारी, बीना, सभी का अभिनंदन है। बहुत अच्छा, ऐसे ही सेशन के साथ साथ ही जुड़े रहिए, है ना। कलम को घींचते रहिए और जितना कलम को घींचिएगा सफलता के उतने ही नजदीक जाइएगा। हर सेशन में मेरा एक ही कहना होता है कि जितना कलम को घींचिएगा, जितना मेहनत करिएगा, सफलता के उतने ही नजदीक जाइएगा, है ना। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। तब तक चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। बिहार में जो है 3 शिक्षा केंद्र था, बिहार में 3 शिक्षा केंद्र था। कितना शिक्षा केंद्र था, शिक्षा केंद्रों की संख्या, शिक्षा केंद्र कितना था बिहार में, 3 था उस समय, जो काफी प्रसिद्ध था। पहला नालंदा विश्वविद्यालय, इसको याद रखिएगा नाम, कौन, नालंदा विश्वविद्यालय। इस बात को साथ ही याद रखना है। कौन सा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद साथ ही याद रखिएगा विक्रमशिला। कौन सा, विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। साथ ही मुझे लगता है कि जो लोग सेशन के साथ डेली जुड़ते होंगे उनके बहुत सारे प्रश्नों के आंसर कंठस्थ हो गए होंगे। बहुत सारे प्रश्नों के आंसर क्या हो गए होंगे, कंठस्थ हो गए होंगे। अब जो लोग लगातार इस सेशन को देख रहे हैं, इसके अलावा जो और एक शिक्षा का केंद्र था वो था ओदंतपुरी। क्या था, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र। क्या था, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र था। ये तीनों शिक्षा केंद्र कहां था साथी, ये तीनों शिक्षा केंद्र बिहार में था।
अपने बिहार राज्य में। तो ये प्रश्न क्या कहता है, कोदनपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो यह बिहार में अवस्थित था। कहाँ अवस्थित था? बिहार में अवस्थित था। आप सभी जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है ना। इसका पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र है। और क्या है? कुसुमपुर भी है। क्या है? कुसुमपुर भी है। इस बात को याद रखिएगा। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस बात को साथ ही याद रखिएगा, है ना। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कितने प्रमंडल हैं? कितने प्रमंडल हैं? प्रमंडल यानी कमिश्नरी। फटाफट से जो साथी सेशन के साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। और बिहार में जिलों की संख्या आप सभी को पता है कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, है ना। लोकसभा के सीट की बात करें कि लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 लोकसभा का सीट है। इस बात को भी साथ ही याद रखिएगा। लोकसभा का चुनाव अभी होने वाला है ना। 9 प्रमंडल, बिल्कुल बहुत लोगों का सही आंसर है। मनु, प्रीति, उमाशंकर यादव, रजा शर्मा, अभिषेक रॉयल, शिखा, प्रज्ञा, अजीज अंसारी, लक्की रानी, प्रीति, बहुत अच्छा, खुशबू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। साथी ऐसे प्रश्न की चर्चा हम डायरेक्ट करवाए हैं या नहीं, लेकिन इस प्रश्न की चर्चा कम से कम 5-6 बार कर चुके हैं जब से सेशन ले रहे हैं कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और हमें आप सबसे उम्मीद है कि आप सब इस प्रश्न का आंसर देंगे। आप सब इस प्रश्न का आंसर देंगे। आपके ऑप्शन क्या क्या है? कलिंग युद्ध, बक्सर युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और तराइन का युद्ध। इसका आंसर आप सभी को देना है। तो इस सभी का आंसर करिए फटाफट से कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? साथ ही इस प्रश्न का सही आंसर है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था साथी? 261 ईसा पूर्व के बाद हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बात को साथी याद रखिएगा। साथ ही जब बक्सर युद्ध की बात करते हैं तो बक्सर युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर। ये याद कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। 1764 को हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? एक तरफ ब्रिटिश यानी अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। और दूसरे तरफ जब बात करें कि बक्सर के युद्ध में दूसरे तरफ कौन थे, तो दूसरे तरफ साथी थे बंगाल के नवाब। कौन थे? बंगाल के नवाब। इस बात को याद रखिएगा। कौन थे? बंगाल के नवाब मीर कासिम। अवध सुजाउदौला अवध से। और मुगल शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की सेना एक तरफ और एक तरफ ब्रिटिश। और हेक्टर मुनरो इस युद्ध का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। इस बात को साथ ही याद रखिएगा। इस बात को साथ ही याद रखिएगा। जब हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है यह अकबर और किसके बीच? अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तराइन के युद्ध की बात करते हैं साथी। किसकी बात करते हैं? तराइन के युद्ध की बात करते हैं कि तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो तराइन का युद्ध जो है वह पृथ्वीराज चौहान, किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। साथी इस युद्ध की जब बात करते हैं, बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा कि तराइन का जो पहला युद्ध है यह 1191 ईस्वी में किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें गौरी की विजय हुई थी और पहले में पृथ्वीराज चौहान को विजय श्री प्राप्त हुई थी। तो यह बात याद रखिएगा साथी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। उसके पहले आपको बता दूं कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो बीपीएससी टीचर के लिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है ना, मुसल्लेपुर हाट सेंटर पे, वो भी कब से? 10 अप्रैल से। कब से? 10 अप्रैल से